अंग्रेजों के समय में भारत में शिक्षा का विकास। अंग्रेजों के समय में भारत में शिक्षा का विकास। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शासन के प्रारंभिक दिनों में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रयास नहीं किया था। इन दिनों कुछ उदार अंग्रेज ईसाई मिशनरी और उत्साही भारतीयों ने इस दिशा में प्रयास किया। 1781 में गवर्नर जनरल वारेन हॉस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, जिसमें फारसी और अरबी का अध्ययन होता था। 1778 में हेस्टिंग के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, जिसने प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए। ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन द्वारा 1791 में बनारसी में हिंदू कानून और दर्शन हेतु संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। अंग्रेज धर्म प्रचारक और ईसाई मिशनरियों ने भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु श्रीरामपुर, जो कि कलकत्ता में पड़ता है, को अपना केंद्र बनाया और बाइबल का 26 भाषाओं में अनुवाद किया। डेविड हेयर नामक एक अंग्रेज ने 1820 में कलकत्ता में बिशप कॉलेज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय, राधा कांत देव, महाराज तेज सेन चंद्र, राय बहादुर, जय नारायण घोषाल आदि के प्रयासों से भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ प्रगति हुई। राजा राम मोहन राय, राधा कांत देव, महाराज तेज सेन चंद्र, राय बहादुर, जय नारायण घोषाल, राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर और सर हाइड ईस्ट। राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर और सर हाइड ईस्ट ने मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो कालांतर में प्रेसिडेंसी कॉलेज बना। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक प्रयास 1813 में किया गया। 1813 में चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि वह 1 लाख रुपए साहित्य के पुनरुद्धार और उन्नति के लिए और भारत में स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए अंग्रेजी प्रदेशों के वासियों में विज्ञान के आरंभ और उन्नति के लिए खर्च करे। शिक्षा के माध्यम पर विवाद। लोक शिक्षा की सामान्य समिति के 10 सदस्य भारत में शिक्षा के माध्यम के विषय में 2 गुटों में विभाजित थे, जिनमें एक प्राच्य विद्या समर्थक दल था तथा दूसरा आंग्ल शिक्षा समर्थक दल था। प्राच्य शिक्षा समर्थक दल के नेता H.T. प्रिंसेज और H.H. विल्सन थे। प्राच्य विद्या समर्थकों का मानना था कि भारत में संस्कृत और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया जाए और भारत में पाश्चात्य विज्ञान और ज्ञान के प्रसार इन्हीं भाषाओं में किया जाए। एक और गुट जो बंबई में सक्रिय था के नेता मुनरो और एल्फिंस्टन ने पाश्चात्य शिक्षा को स्थानीय देसी भाषा में देने की वकालत की। दूसरी ओर आंग्ल दल ने भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत की। वे भारत पर पश्चिमी मानदंडों को पूर्णतः आरोपित करना चाहते थे
उन्हें विश्वास था कि यदि अंग्रेजी भाषा को माध्यम के रूप में अपनाया गया तो अगले आने वाले 30 वर्षों में बंगाल में सभ्य वर्ग में एक भी मूर्ति पूजक नहीं रहेगा। प्राच्य पाश्चात्य विवाद को उग्र होता देख तत्कालीन ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने अपने काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति बंगाल का प्रधान नियुक्त कर उन्हें भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण पत्र प्रस्तुत करने को कहा। 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने अपना स्मरणार्थ लेख मैक्यूलरी मिनट्स प्रस्तुत किया। मैकाले ने भारतीय भाषा और साहित्य की तीखी आलोचना करते हुए आंग्ल भाषा और साहित्य की प्रशंसा की। मैकाले के अनुसार यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक तख्ता भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। मैकाले भारत में अंग्रेजी शिक्षा द्वारा एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहता था जो रक्त और रंग से भारतीय हो, परंतु उसकी प्रवृत्ति, विचार, नैतिक मापदंड और प्रज्ञा अंग्रेजों जैसा हो, अर्थात वह ब्राउन रंग में अंग्रेजों का एक वर्ग चाहता था। गवर्नर जनरल बेंटिंग ने मैक्यूलरी मिनट्स को 7 मार्च 1835 को स्वीकार कर आदेश दिया कि भविष्य में कंपनी की सरकार यूरोपीय साहित्य को अंग्रेजी माध्यम द्वारा उन्नत करे और सभी खर्च इसी उद्देश्य से किए जाएं। शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादन इस उद्देश्य से किया गया कि सर्वप्रथम उच्च वर्ग को शिक्षित किया जाए। इस वर्ग के शिक्षित होने पर क्षण क्षण कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुंचेगा। शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादन लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा किया गया। वैसे मैकाले ने भी इस सिद्धांत पर कार्य किया था, लेकिन यह नीति सरकारी तौर पर ऑकलैंड के समय में प्रभावशाली हुई। 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच। 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच शिक्षा के प्रसार का दूसरा चरण लॉर्ड डलहौजी के समय शुरू हुआ। 1853 के चार्टर एक्ट में भारत में शिक्षा के विकास की जांच के लिए एक समिति का गठन का प्रावधान किया गया। सर चार्ल्स वुड्स की अध्यक्षता में गठित समिति ने 1854 में भारत में भावी शिक्षा के लिए वृहद योजना तैयार की, जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पद्धति का गठन किया गया। चार्ल्स वुड के डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। डिस्पैच की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित थी। चार्ल्स वुड डिस्पैच की प्रमुख सिफारिशें। पहला, सरकार पाश्चात्य शिक्षा, कला, दर्शन, विज्ञान और साहित्य का प्रसार करे। सेकंड, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, लेकिन देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाए। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, लेकिन देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाए। थर्ड, देसी भाषाई प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जाएं। उनके ऊपर जिला स्तर पर एंग्लो वर्नेकुलर हाई स्कूल और संबंधित कॉलेज खोले जाएं। चौथा, अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जाए। पांचवा, महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए। छठा, शिक्षा क्षेत्र में निजी प्रयासों को प्रोत्साहन देने हेतु अनुदान सहायता की पद्धति चलाने की योजना तैयार की जाए। सातवां, कंपनी के 5 प्रांत बंगाल, मद्रास, बम्बई, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में एक शिक्षा विभाग के निर्माण की योजना, जो लोक शिक्षा निदेशक के अधीन कार्य करेगा, की स्थापना की जाए। और सातवां, लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में 3 विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य
जिसका मुख्य कार्य परीक्षाएं संचालित करना हो। इस प्रकार वुड के डिस्पैच की सिफारिशों के प्रभाव के आने के बाद अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत समाप्त हो गया। हंटर कमीशन 1882 1883 1882 1883 हंटर कमीशन। लॉर्ड रिपन ने 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया, जिसका उद्देश्य 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच के बाद शिक्षा के क्षेत्र में की गई प्रगति का मूल्यांकन करना था। इस आयोग को प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए उपाय भी सुझाने थे। आयोग की सिफारिशें। हंटर कमीशन आयोग की सिफारिशें। पहली, प्राथमिक शिक्षा को महत्व देते हुए कहा गया कि यह शिक्षा स्थानीय भाषा और उपयोगी विषय में हो। इसका नियंत्रण जिला और नगर बोर्डों को सौंपा जाए। दूसरा, उच्च शिक्षा संस्थानों के संचालन से सरकार को हट जाना चाहिए। इसकी जगह पर सरकार को कॉलेजों के लिए वित्तीय सहायता और विशेष अनुदान निर्धारित करना चाहिए। तीसरा, हाई स्कूल में प्रवेशिका परीक्षाओं के अतिरिक्त व्यापारिक एवं व्यावसायिक शिक्षा की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। चौथा, आयोग ने प्रेसिडेंसी नगरों के अलावा अन्य स्थानों पर महिला शिक्षा हेतु पर्याप्त प्रबंध न होने पर खेद प्रकट किया और उसे बढ़ावा देने को कहा। पांचवा, शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहन। इस प्रकार हंटर की संस्तुतियों पर सामान्यतः प्रांतीय सरकारों द्वारा कार्य किया गया था। रेले कमीशन 1902। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा से संबंधित मैकाले की योजना की आलोचना की। कर्जन द्वारा शिक्षा में लाने वाले परिवर्तनों का उद्देश्य राजनीतिक अधिक शैक्षिक कम था। 1901 में लॉर्ड कर्जन ने भारत में उच्चतम शिक्षा और विश्वविद्यालय अधिकारियों का एक सम्मेलन शिमला में बुलाया। सम्मेलन में पारित प्रस्ताव शिमला प्रस्ताव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शिमला प्रस्ताव 1901। शिमला सम्मेलन में पारित प्रस्तावों की तीखी आलोचना से विवश होकर कर्जन ने 1902 में थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। 1902 में 1904 में पारित भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं। पहला, विश्वविद्यालयों के उप सदस्यों की संख्या 50 से कम तथा 100 से अधिक नहीं होना चाहिए, जिसका कार्यकाल 6 वर्ष होगा। उप सदस्यों को सरकार द्वारा चुना जाना था। दूसरा, विश्वविद्यालयों को अध्ययन और शोध के लिए प्रोफेसर और लेक्चरार की नियुक्ति करनी चाहिए। सेकंड, विश्वविद्यालयों को अध्ययन और शोध के लिए प्रोफेसर और लेक्चरार की नियुक्ति करनी चाहिए। थर्ड, विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ गया। सरकार को विश्वविद्यालय की सीनेट द्वारा पारित प्रस्ताव पर वीटो अर्थात निषेधाधिकार की अधिकार दिया गया। विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ गया और सरकार को विश्वविद्यालय की सीनेट द्वारा पारित प्रस्ताव पर वीटो का अधिकार दिया गया। चौथा, इस अधिनियम द्वारा अशासकीय कॉलेजों पर सरकारी नियंत्रण कठोर हो गया। सिंडिकेट को समय समय पर कॉलेजों के निरीक्षण का अधिकार मिल गया। पांचवा, गवर्नर जनरल को भारत विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमा निर्धारित करने का अधिकार मिल गया। और छठा, कॉलेजों को विश्वविद्यालय से संबंधित करने का अधिकार सरकार ने अपने जिम्मे ले लिया। इस प्रकार कर्जन के विश्वविद्यालय अधिनियम की आलोचना करते हुए कुछ आलोचकों ने कहा है कि भारतीय विश्वविद्यालय संसार के सबसे अधिक पूर्णतः सरकारी विश्वविद्यालय बन गए हैं। कर्जन के समय कृषि विभाग, पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। साथ ही 1904 में प्राचीन स्मारक अभिलेख संरक्षण अधिनियम को पारित करने में सहायता दी गई। भारत में शिक्षा निदेशक की नियुक्ति कर्जन के समय में ही हुई। इस प्रकार इस स्थान को ग्रहण करने वाला प्रथम अधिकारी H.W. ऑरेंज था।
शिक्षा महानिदेशक HW ऑरेंज था। 1913 का सरकारी प्रस्ताव, 1913 का सरकारी प्रस्ताव, 21 फरवरी 1913 को नवीन शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें पहला, प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय की स्थापना पर जोर दिया गया। दूसरा, शिक्षण विश्वविद्यालयों, प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के प्रशिक्षण और माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए निजी प्रयासों के महत्व पर बल दिया गया। इस प्रकार 1914 में छिड़े पहले महायुद्ध के कारण ये प्रस्ताव क्रियान्वित नहीं हो सके। 1913 के सरकारी प्रस्ताव क्रियान्वित नहीं हो सके। सैडलर आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, सैडलर आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। 1917 में सरकार ने डॉक्टर माइकल सैडलर के नेतृत्व में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन हेतु एक आयोग नियुक्त किया। सैडलर आयोग में आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद दो भारतीय सदस्य थे। सैडलर आयोग ने 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी आलोचना करते हुए सैडलर आयोग ने 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी आलोचना करते हुए निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तुत की। पहला, इंटरमीडिएट कक्षाएं विश्वविद्यालय से पृथक हों। सेकंड, इंटरमीडिएट परीक्षाओं के संचालन हेतु माध्यमिक बोर्ड का गठन हो। तीसरा, कलकत्ता विश्वविद्यालय को भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त कर बंगाल सरकार के अधीन किया जाए। चौथा, स्नातक स्तर पर त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम हो। पांचवा, प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक कुलपति नियुक्त किया जाए, साथ ही अंतर विश्वविद्यालय स्थापित हों। और छठा, महिला शिक्षा पर जोर दिया जाए, साथ में औद्योगिक व प्रशिक्षण से जुड़ी समस्याएं विश्वविद्यालय द्वारा निपटाई जाएं। इस प्रकार सैडलर आयोग के सुझावों पर उत्तर प्रदेश में एक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना हुई। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना हुई। सैडलर आयोग की रिपोर्ट पर मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ और हैदराबाद में विश्वविद्यालय स्थापित हुए। मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ और हैदराबाद में। शिक्षा अब प्रांतीय विषय बन गया। विश्वविद्यालयों के संचालन का जिम्मा प्रांतों का हो गया। हार्टोग समिति, हार्टोग समिति 1929, हार्टोग समिति 1929 शिक्षा के विकास पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए सरकार ने 1929 में फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया। आयोग की सिफारिशें निम्नलिखित हैं। एक, प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया जाए। दूसरा, ग्रामीण संस्कृति के छात्रों को मिडिल स्कूल तक ही शिक्षा दी जाए, इसके बाद उन्हें औद्योगिक और व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। तीसरा, विश्वविद्यालयों को सुधारने के प्रयत्न किए जाएं तथा उन्हीं को उच्च शिक्षा मिले जो उसके योग्य हों। हार्टोग समिति की सिफारिश के आधार पर 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन हुआ। वर्धा योजना, वर्धा योजना गांधी जी द्वारा हरिजन में शिक्षा पर लिखे अनेक लेख तथा अक्टूबर 1937 में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में उनके द्वारा शिक्षा पर प्रस्तुत योजना को मिलाकर बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना प्रस्तुत की गई, जिसकी प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं। 1, 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हो। दूसरा, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए जिससे विद्यार्थी स्वावलंबी बन सके। तीसरा, छात्र को उसकी रुचि के अनुरूप व्यावसायिक शिक्षा मिले। द्वितीय महायुद्ध के कारण यह योजना भी लागू नहीं हो सकी, वर्धा योजना भी। सार्जेंट योजना 1944 ईस्वी में भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार सर जॉन सार्जेंट ने शिक्षा पर एक महत्वपूर्ण और विस्तृत योजना पेश की, जिसकी सिफारिशें इस प्रकार हैं। 1, देश में प्रारंभिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाएं। दूसरा, 6 से 11 वर्ष तक की
6 से 11 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए व्यापक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हो। तीसरा, 11 से 17 वर्ष की उम्र तक के लिए 6 वर्ष की शिक्षा की व्यवस्था हो। चौथा, उच्च विद्यालय 2 प्रकार के होंगे, विद्या विषयक और प्राविधिक और व्यावसायिक। पहला विद्या विषयक, दूसरा प्राविधिक और व्यावसायिक। सार्जेंट योजना के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। इसी के साथ भारतीय शिक्षा में ब्रिटिश काल समाप्त हो गया। स्मरणीय तथ्य, पहली बार कंपनी सरकार द्वारा 1813 के चार्टर में भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। 1813 में प्राच्य शिक्षा विद्या समर्थकों में प्रमुख थे एच टी प्रिंसेप, एच एच विल्सन। शिक्षा के अधोन्मुखी निस्यंदन सिद्धांत का प्रवर्तक लॉर्ड ऑकलैंड को माना जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड के डिस्पैच को कहा जाता है। महिलाओं की शिक्षा पर सरकारी स्तर पर पहली बार वुड डिस्पैच में व्यवस्था की गई। हंटर कमीशन, सैडलर कमीशन की रिपोर्ट में भी स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने का सुझाव दिया गया। प्रारंभिक शिक्षा पर पहली बार हंटर कमीशन की रिपोर्ट में जोर दिया गया। लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर वुड के डिस्पैच में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों में विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया गया। सैडलर आयोग की रिपोर्ट में विश्वविद्यालयों के लिए कुलपति की नियुक्ति का सुझाव दिया गया। राधाकृष्ण आयोग 1948 के सुझावों पर भारत सरकार ने 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन या स्थापना की। राधाकृष्ण आयोग की 1948 के सुझावों पर महिला शिक्षा की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रह्म समाज ने किया। महिला शिक्षा की दिशा में प्रथम भारतीय प्रयास ब्रह्म समाज ने किया। भारत में भारतीय लोक सेवा का गठन कॉर्नवालिस ने किया, इसलिए इसे भारतीय लोक सेवा का जनक माना जाता है। भारतीय लोक सेवा को इस्पात की चौखट के नाम से भी जाना जाता है। 1861 में सरकार द्वारा इंडियन सिविल सर्विस एक्ट पास किया गया।